वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बलूचिस्तान के हालात मजीद खराब, दहशतगर्द की लहर थम ना सकी। गवादर में 6 अफराद को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की तैयारियां। दूसरी तरफ कई रोज के तातुल के बाद बलूचिस्तान में रेलवे ऑपरेशन दोबारा शुरू। बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया के साथ शहबाज सरकार ने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। वजीर आजम के मावन खसूसी तारिक फातमी का अमरीका का अहम दौरा। कांग्रेस अरकान इंतजामिया की अहम शख्सियात से मुलाकातें। फातमी विजिट का एजेंडा आखिर क्या था, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बानी पीटीआई की ईद जेल में कानूनी टीम रिलीफ लेने में नाकाम। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ईद के बाद मौखर करने पर अलीमा खान की चीफ जस्टिस पर सख्त तनकीद। दूसरी तरफ जुनेद अकबर ने ईद के 3 दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने का भी ऐलान कर दिया। और मसला बलूचिस्तान पे नवाज शरीफ की खामोशी, पार्टी ने किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने की गुजारिश। नवाज शरीफ इस अहम मसले पर अभी तक क्यों खामोश हैं, इसकी भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, साबिक सेनेटर हैं, PMLN के रहनुमा और दिफाई तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, शुरुआत तो जो है वो इसी से करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ अब जो है वो लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ दूसरी पार्टीज भी, इसके अलावा पार्टी के अंदर से लोग भी जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो मुल्क में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकते हैं, कोई नैरेटिव बना सकते हैं। अगर बातचीत करनी है तो उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुअस्सर किरदार तो उस वक्त ही अदा होता है जब आप किसी पोस्ट के ऊपर हो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो आप लोगों को लेन देन करके गुफ्तगू करके आगे चलते हैं। हाउएवर नवाज शरीफ साहब चूंकि एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं और उनका सारे सूबों में अपने लिंकेजेस हैं और खसूसन बलूचिस्तान में उन्होंने पहले भी हालात पे कंट्रोल किया था, आपको याद होगा। इसी तरह महमूद चकजई के साथ, इन लोगों के साथ, अख्तर मैंगल और बाकी सरदारों के साथ भी उनकी, और उन्होंने अपनी कुर्बानी भी दी थी, अपनी पार्टी की हुकूमत लिए बगैर उन्होंने दूसरों को किया। तो मेरे ख्याल में ये उनका जितना रोल अदा वो कर सकते हैं, आई एम श्योर वो करेंगे और इसको आगे चलेंगे। लेकिन हमें ये ज़हन में रखना है कि ये जो दहशतगर्दी है ये ओवरनाइट नहीं आई है बलूचिस्तान के अंदर, इसकी एक बैकग्राउंड है और ये ग्रेजुअली कुछ मतलब है ये पनपती रही और अभी इस स्टेज पे पहुंची। इसमें को अंदर के हालात हैं, को बाहर के हालात हैं और ये खत्म भी ग्रेजुअली होगी। और अल्लाह के करम से आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कंट्रोल होता जा रहा है। अभी ट्रेन का शुरू हुआ है, बाकी भी बहुत जगह के ऊपर, चूंकि इनिशिएटिव जो है गोरीले के पास होता है, दहशतगर्द के पास होता है, वो टाइम सिलेक्ट करता है, वो टारगेट सिलेक्ट करता है, तो नुकसान वो करता है। लेकिन बहसीयत कौम वो कभी भी रियासत को सरनगू नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। तो जनरल साहब, आपने जैसे कि मेंशन किया कि आपको भी उम्मीद है कि वो ज़रूर एक किरदार अदा करेंगे नवाज शरीफ साहब। उनके ज़ाहिर एक एक्सपीरियंस सियासतदान है, उनके दौर में ऑपरेशंस हुए, उन्होंने वो भी विटनेस किए। क्या वजह है कि अब तक जो है इस पे वो खामोश हैं? क्या रिटायरमेंट ले चुके हैं? क्या वजह क्या है कि वो अब तक जो है वो इस पे कुछ कोई उनकी तरफ से जो है वो कोई बयान सामने नहीं आ रहा? देखिए, बात यह है कि रिटायरमेंट उन्होंने नहीं ली, वो पार्टी के सदर हैं और सेकेंडली अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि उनके रियल ब्रदर जो हैं उनके कंसेंट के साथ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी कैबिनेट के अंदर जितने मिनिस्टर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की मंशा के साथ लगे हुए हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। और इसी तरह बड़े सूबे में भी उनकी हुकूमत है इधर, तो उनका एक अपना किरदार जहाँ तक वो कर सकते हैं, being only an MNA in the parliament and a party leader, वो कर रहे हैं और उसमें वो पीछे नहीं है। बहुत सी पसे पर्दा बहुत सी चीजों पे गाइडेंस है, लेकिन अगर कौम की ये रिक्वायरमेंट है कि वो आगे आए और उनके ऊपर है, तो आई एम श्योर कि वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ठीक है जी, आपने पूछना है तो पूछ लें प्लीज, इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग।
नहीं जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जनरल साहब, आपने कहा कि हालात और चीज़ें दहशतगर्दी कंट्रोल में आ रही है, लेकिन हमने देखे कल और वहाँ पे फिर 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं सर। 6 फिर वहाँ पे ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये मज़दूर थे या लोग थे, उनको उतार के फिर मारा गया है। कुल 13 लोग जो हैं कल वाले वाक़यात में मारे गए हैं। तो उसके बाद ट्रेन हाईजैकिंग के बाद कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती नज़र तो नहीं आ रही सर लॉ एंड ऑर्डर में? देखिए साहब, ये जो है ना, ये ग्रेजुअली बेटर होगा। आप ये देखेंगे कि ये जब उनको बहुत से लोग उनके मारे भी जा रहे हैं, बहुत सी कमींदों पे अटैक हो रहे हैं, बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जो फाइल हो रहे हैं, तो आप ये देखेंगे इन दी लॉन्ग रन ये चीजें जो हैं इंशाल्लाह कंट्रोल होगी। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ हमारे जो फोर्स के एक्शंस हैं, जिनको काइनेटिक एक्शन कहते हैं, उनसे नहीं है। उसके लिए इंटरनल पॉलिटिक्स एंड एक्सटर्नल डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। हमें अफगानिस्तान के साथ भी इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं वो आपके सामने है। साथ ही आपको ये पता है कि अफगानिस्तान में बागराम की बेस भी अमेरिकन अपने तौर पे ले रहे हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिंक है व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप ये देखें कि पहले जो असला छोड़ के गए, मेरे ख्याल में अमेरिकन इतने नाइव नहीं थे कि वो सारा उधर छोड़ के तो वो उन्होंने उसका कोई बंदोबस्त ना वो फोर्स ही कर सके कि हमें जाना पड़ेगा। फिर ये BLATTP की आपस में जो है अलायंस, फिर ये कॉन्स्टेंटली वो फाइनेंशियल एड भी देते रहे अफगानिस्तान को। आल दो चीजों पे एग्री हुआ था, एक के विमेन के राइट्स का और दूसरा के टेररिज्म के लिए जगह इस्तेमाल नहीं होगी। और अभी उनके साथ आपस में आपने देखा कि ज़ल्मे खलीलजाद के क्या बयानात हैं, किधर है। तो ये एक्सटर्नल एंगल भी जो है इसको डिफ्यूज करना हमें डिप्लोमेसी से होगा। इसके लिए फातमी साहब अभी अपनी एफर्ट भी वहाँ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगी गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट की विद इन कंट्री, इंटेलिजेंस के शोबों की इम्प्रूवमेंट की, काइनेटिक फोर्स का एक इस्तेमाल, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। सम टोटल में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान कामयाब हो। अच्छा सर, आपने 2-3 बड़े अहम आपने बातें की हैं सर। फातमी साहब पे भी आते हैं, उस पर भी बात करते हैं सर। आपने कहा कि अमेरिकन असला छोड़ के गए वहाँ पे अफगानिस्तान में और वो नाइव नहीं थे, जिससे ये तस्वर मिलेगा कि शायद वो तालिबान के लिए या बाकी तंजीमें जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, शायद उनके लिए छोड़कर पाकिस्तान में इंप्रेशन भी है। सवाल ये कि अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में अनरेस्ट हो, दहशतगर्दी हो और पाकिस्तान को टाइट किया जाए? टाइट करना चाहते तो IMF के ज़रिए कर सकते थे, मतलब खुदा ना खास्ता ना मिलता तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर, डिफ़ॉल्ट का मतलब आप समझते हैं इस मुल्क के साथ क्या होना था। तो वो क्यों करेंगे कि पाकिस्तानी फोर्सेस को, जिनके ज़रिए वो अपने टेररिज्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव करते हैं। अभी हमने एक बड़ा मोस्ट वांटेड उनको पकड़ कर दिया है काबुल में, जिसने अटैक किया या मास्को में किया था। अमेरिकन क्यों BLA को या TTP या इस तरह की वो तंजीमों को लिए असला छोड़ कर जाएंगे ताकि वो पाकिस्तान को अंगेज रखें, ब्लीड, मतलब वो पाकिस्तान के साथ अंगेज भी हैं, हमें इकनॉमिक उसमें IMF के ज़रिए एड भी दिलवा रहे हैं, वो हमें $300-400 मिलियन जो उसके लिए था, ये F-16 वगैरह रिलेटेड था वो भी दे रहे हैं, हमारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कांग्रेस में ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके ट्रंप, लेकिन वो असला भी छोड़ गए। ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अमेरिकन इससे क्या चाहते हैं, आपका ख्याल है? देखिए जो क्लस्टर भाई, जो बैनुल-अक़वामी जियोपॉलिटिक्स होती है ना, वो टोटल ब्लैक एंड व्हाइट में अंदर नहीं होती। आप टोटली किसी चीजों को रिजेक्ट भी नहीं करते और कई दफा टोटली एक्सेप्ट भी नहीं करते। रिजेक्ट भी अपने मफादात के लिए नहीं करते और एक्सेप्ट भी अपने मफादात के लिए नहीं करते। अभी जो रीजन आप पूछ रहे हैं ना, पहला बड़ा रीजन है कि आप न्यूक्लियर पावर हैं और ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। पीछे ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक्लियर इनके पास है। उधर से नेतन्याहू का बयान कि हमारा ईरान नंबर 1 दुश्मन है और पाकिस्तान नंबर 2 दुश्मन है। नंबर 2 आपने CPEC और ये किया हुआ है, ये आपने एक रेड लाइन क्रॉस की हुई है जो उनके मुताबिक, और वो कहते हैं कि जी आप इधर कैसे चाइनीज को कर सकते हैं। आपको पता है ना बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक वो राइवलरी का मसला चल रहा है। जनरल साहब, वो तो चाहे मतलब सजा देनी हो उन्होंने तो वो IMF के जरिए दे सकते हैं, FATF के जरिए दे सकते हैं, न हिंग लगे ना फटकड़ी। मतलब वो कहते हैं ना, हमारी सराइकी की आपकी पोटवारी की मिसाल है कि मार ना कुट आंध्र जा घुट, कि किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं है, किसी की आंत एक होती है मकसूद, उसको आप थोड़ा ये प्रेस करें बंदा बेहोश हो जाएगा। तो उन्होंने हमें बेहोश करना है अगर, तो उनके लिए FATF है, उनके पास IMF है और बड़े टूल्स हैं। व्हाई वुड दे गो फॉर टेररिज्म? क्यों को मतलब इस तरह की चीज़ें करेंगे वो?
इस पे? देखिए बात यह है कि आपके सामने है ना ये सिचुएशन, टेररिज्म को रोकने के लिए भी तो कोई अटेम्प्ट नहीं हो रही ना। दुआ के अकार्ड में था ना कि उधर से नहीं होगा, लेकिन मुल्क के अंदर हो रहा है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका वांट्स कि पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाए या टोटल डिस्ट्रॉय हो जाए। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर है, इसका एक स्ट्रेटेजिक रोल है, इसकी प्रेजेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज द रीजन। और इसके अंदर जो हमारी सुपीरियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या सफारतकारी का होना चाहिए, वो यही है कि हम हलीफ जो हैं वो ज्यादा बनाएं। और जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की हलीफों वाली। हमने माजी में देखा है कि जितने टीटीपी के मेन लीडर्स थे ट्राइबल एरियाज में, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया, पाकिस्तान पे हमले किए, 70-80 हज़ार लोग मारे, क्रेडिट लिया उनका, और पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी तादाद उनकी हामी भी थी, उनको अपना भटका हुआ भाई समझती थी, हमदर्दियाँ रखती थी, मीडिया में भी उनकी बहुत सारी सपोर्ट थी। उस तमाम लीडरशिप को टीटीपी जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा रही है ट्राइबल एरियाज़ में अभी भी है, उनको ड्रोन के ज़रिए तो हमने देखा अमेरिकन ने ख़त्म किया सर। तमाम लीडरशिप जो है उनकी वहाँ पर, अगर वो चाहते कि पाकिस्तान को क्रिपल करना है तो वो टीटीपी को ना ख़त्म करते, वो टीटीपी लगी रहती, अभी भी लगी हुई है सर। तो जो सारा उन्होंने इन लीडरशिप तो इन तमाम भी थी, इवन बेनजीर भुट्टो को जो मतलब अलेज्ड कातिल थे उनको भी उन्होंने ख़त्म किया सर। स्टिल वी थिंक अमेरिकन इनके पीछे हैं, बीएलए या टीटी के पीछे, टीटीपी के। देखिए बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि टोटली इनके पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बैनुल अक़वामी एनवायरनमेंट को ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। और आप ये एक ट्रायंगल है क्लासा भाई, जो अमेरिका, इंडिया और इजराइल, आप अगर ये तवक्को करेंगे कि ये आपकी फलाह के लिए आगे आएंगे तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब हों। दैट इज द रीजन कि हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बैतुल्ला मसूद, हकीमुल्ला मसूद वगैरह को तो किया, लेकिन उसके बदले के अंदर इधर से कितनी फैसिलिटीज ली, टोटल उनकी जो ट्रेड थी, टोटल पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट, उनके बंदरगाहें, अड्डे, एयरपोर्ट, हर चीज वो कर रहे थे उधर भी और इधर भी। अच्छा सर, जनरल साहब ये बताइएगा सर, ये बताइएगा कि इससे आपकी बातों से और वैसे भी ओवरऑल यही लगता है इंप्रेशन जो है कि जब तक नेटो फोर्सेस अमेरिकन बैठे हुए थे अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में इस लेवल की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती थी, बल्कि उल्टा वो कंप्लेंट करते थे कि जी पाकिस्तान बेस्ड जो यहाँ पे हकानी ग्रुप है, यहाँ के तालिबान जिनको हम गुड तालिबान कहते थे, स्ट्रेटेजिक एसेट कहते थे, गले से लगाते थे, 12 खौ में रखा हुआ था, हमारे पास यहाँ पे घर रह रहे थे, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद भरे हुए थे उनसे। उस वक्त वो कंप्लेंट करते थे और हम उस वक्त कहते थे भाई साहब आप अपना घर ऑर्डर, हाउस इन ऑर्डर करें जनाब, आप अपना मामला खुद देखें, आप अपनी आपकी अब सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो फोर्सेस ठीक नहीं। हम उस वक्त ये कहते हैं आपको पता है सारा सर। तो आप समझते हैं कि अब हम वही गुफ्तगू हम करते हैं कि जनाब कि आपके यहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो जो वहाँ अमेरिकन बैठे थे, अशरफ गनी बैठे थे, हामिद कारज़ई बैठे थे, नेटो बैठे थे, इंटरनेशनल फोर्सेस बैठे थे, अगर मौजूदा तनाजुर में देखा जाए तो वो तो सूट करते थे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली। हर मुल्क अपने फ़ायदे देखता है, अफगान जाने और वो जाने, हमारा यहाँ टेररिज्म इस तरह नहीं हो रहा था बल्कि हमारा हाथ ऊपर था। तो वो हमारी गलती थी स्ट्रेटेजिकली जिस पे शादियाने बजाए गए थे कि अफगान सारे आज़ाद हो गए हैं और उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, वो सारा हो गया है। डू यू थिंक कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पे ठीक थी? हमने उनको निकाल के अमेरिकन नेटो को गलत किया, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया हमने? नहीं, देखो हमारी गलती बिल्कुल नहीं थी। हम यूएन के चार्टर पे चलने वाले मुल्क है, हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को मानते हैं और इसलिए हम अफगानिस्तान के अंदर खास सोवियत का ऑक्यूपेशन हो या अमेरिकन या नेटो का ऑक्यूपेशन हो, हम ये समझते हैं कि ये दूसरे मुल्कों की सोवरेनिटी जो है उससे ख़त्म होती है और ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उस वक्त। लेकिन सर मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, जो रजीम उसके बाद आया है तो वो तो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ हो गया सर। हमने अपने मुल्क की सॉवरेनिटी देखनी है सर। इस वक्त हमारी सलामती को खतरे हैं और वहीं से खतरे आ रहे हैं सारे सर, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम ये कहें कि अफगानिस्तान के ऊपर एक फौरन तसल्लुत होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के मामलात हल हो। हम कहते हैं अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहे,
अपनी सोवरेनिटी को खुद नहीं सर, हम भी तो तसल्लुत चाहते थे ना, इन्हीं गुड तालिबान को, हकानीज एंड कंपनीज जब माजी में जितने भी रहे हैं, हिकमत यार थे कभी, उसके बाद रबानी थे, तो अब ये नए तालिबान आ गए, मुल्ला उमर आ, ये तो भी हमारे ही तो एसेट थे, हम भी तो इनको लाना चाहते थे, इनके जरिए हम इनका तसल्लुत चाहते थे कि पश्तून स्पीकिंग जो है वो काबुल में बैठ के हुक्मरान होगा तो हम बड़े महफूज होंगे, हमारी ये बॉर्डर हमारे ठीक होंगे और हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होगा। हम तो इनको इसलिए सपोर्ट करते रहे हैं इतने सालों तक कि काबुल पे अगर ये लोग आ गए गुड तालिबान, तो इनके आने से हम ये स्ट्रेटेजिकली महफूज हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होगा, इंडियंस जो हैं वो ये अफगान साइल इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। तो 40 साल बाद तो बिल्कुल उलट हो रहा है सर, वो तो 3 सालों में उन्होंने हमें लम्हा डाल दिया और हमारा इस वक्त जो हालत हो रही है वो आपके सामने है। सो मतलब स्ट्रेटेजिकली भी देखें अगर, तो हमारी पॉलिसी जो है इट इज़ बैकफायर्ड और हमारे लोग मारे गए हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं सर। देखिए, अगर हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये जो हकानी ग्रुप है या जो लोग इनके सरकर्दा हैं वो ही अफगानिस्तान में हुकूमत करें, तो इनफैक्ट हम ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का हक सिर्फ अफगानियों को है। हम ये कहते, और हमें अमेरिकन कह रहे थे कि नहीं, हमारा हक है, हम इधर हैं, आप इन हकानियों को कभी भी हमारे कुछ हवाले करें, कुछ ये करें। हमारा वो स्टांस उस वक्त भी था कि हर मुल्क की आज़ादी है, वो अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट खुद करे, सिर्फ अपनी जगह को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल न होने। तालिबान अब ये कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, अभी तो वो ये कह रहे हैं, उनके जो वजीरों को मैं सुन रहा था 2-3 को, उन्होंने कहा भाई साहब आप हमारे पे क्यों ब्लेम करते हैं, आप तो दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स हैं, माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा जनाब आप अपने बॉर्डर्स को, आप अपनी सिक्योरिटी को, आपके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन इनकी होती है उनको रोकें, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करें, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा हम पे तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके इंटरनल जो फेलियर्स हैं इन लोगों को रोकने की या फाइट करने की, एलिमिनेट करने की, तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कोई हमारे यहाँ कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ कोई विल के इश्यूज़ हैं, कोई इंटेलिजेंस के मसले हैं, हम बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो कहते हैं जनाब हम क्या करें, आप रोकें इनको, आप इनको स्टॉप करें, इनको फाइट करें। सर देखें, ये वो मतलब है, आई डोंट नो कि ये मिनिस्टर्स जो हैं कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट एक मुल्क की तरफ से नहीं होती, दोनों मुल्कों की तरफ से होती है। आप अगर अपनी तरफ हमारी तरफ को 1500 पोस्टें हैं, हम कोशिश करते हैं, 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, आप बॉर्डरिंग प्रोविंसेस में इनकी कमीनगाहें हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहां से ये पनप के अंदर आते हैं, तो अफगानिस्तान ये नहीं कह सकता कि हम मुबर हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब मुल्क के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर मुल्क के अंदर निजाम ऐसा होना चाहिए कि उसका कलकम हो, और वो हो रहा है। आप आए दिन देखते हैं कि कभी वो कैजुअल्टीज करते हैं, तो बहुत सी, अगर 12 ऐसे केसेस होते हैं जहां उनको किया जाता है, 2 केसेस में वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट स्टेट है, हमें उनकी हमदर्दी चाहिए। आपको देखें ना, अफगानिस्तान इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि जी आप देखें हमारा तो सॉफ्ट कॉर्नर है TTP, आप उनसे खुद बात कर लें। मतलब ये क्या बात हुई कि उनके साथ हम खुद बात कर लें, आपके मुल्क के अंदर हैं, आप उनको या तो उनको बॉर्डर से पीछे ले जाए, दूर ले जाएं, डिस करें। आप उनके हाथों में ये नाइट विजन जो गॉगल्स, ग्लासेस और ऑटोमेटिक वेपन्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और ये इस तरह की चीजें जो एंटी टैंक वेपन्स कहाँ से आए हैं? क्या वो हमने बारूद जो ना बन्नू की उससे कैंटोनमेंट में फटाया है, वो हमने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भेजा था? मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते उनको ये बातें बैठ के करने वाली हैं, और उनके साथ जो हमारे पश्तून भाई हैं, जो लीडर हैं इधर भी उधर भी, ये बैठ के बात करें, फॉरेन ऑफिस करें। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जनरल साहब, आपको लगता है आप क्योंकि बड़ी टॉप पोजीशंस पे रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जहन समझते हैं, कमांडर्स की मीटिंग्स होती थी, आप भी बैठते थे, ये पॉलिसीज उस वक्त चल रही थी, कि हमने सारे अंडे उठा के इन तालिबान के, गुड तालिबान जो हमारे नज़दीक गुड तालिबान थे, उनकी बास्केट में डाल दिए। हमने कभी नादरन अलायंस के साथ बातचीत भी नहीं की, कभी उनको अपने साथ रखने की कोशिश नहीं की, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्शन था, एक बहुत बड़े थे, उज़्बेक थे, ताजिक थे, हज़ारा के थे, हमने तो कभी उनसे बात ही नहीं की, हमने तो उठा के रख लिया कि यही कुछ हैं। तो जब हमारे पास इन्होंने जाके तालिबान, जो गुड तालिबान बकौल हमारे जो अच्छे थे, जिनको हम लाने के लिए 40-50 साल हमने कुर्बानियाँ दी, अपने लोग मरवाए, जब वो आए और वो खड़े हो गए तो हमारे पास अल्टरनेट भी नहीं है। चलो एक होता है ना बंदा बैलेंस करता है कि ठीक है जी आप नहीं तो हम उस ग्रुप के साथ बात करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि हमने नादरन अलायंस के साथ कोई बातचीत नहीं करनी, हमने उनको साथ नहीं मिलाना, हमने सिर्फ इन्हीं पे हाथ रखना है। आज उन्होंने हाथ उठा के हमें उन्होंने बैर फेंक दिया, बच्चा बड़ा हो गया है,
अब वो अपने उनके सुनते नहीं है, भाई साहब मैं तो समझदार हूँ, आपको क्या पता। तो ये स्ट्रेटजी ठीक थी हमारी कि हमने नादर अलायंस को फासले पे रखा है, दूर रखा है और वो इंडिया के करीब हुए और हमने इनके। जी सर, किसी भी मुल्क के अंदर जो इंटरनल ग्रुप्स हैं उनके साथ साइड बायजी करनी तो बिल्कुल कतई तौर पे ठीक नहीं होती। ये उनके इंटरनल मामलात होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपना व्यू पॉइंट है, बाहर की ताकतें अपने तौर पे कहती हैं, और अगर कोई ताकत किसी एक पार्टी की हमदर्दी करती है तो हम कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। तो पाकिस्तान को भी है। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो पंजशीर वैली में मसूद था और अहमद शाह मसूद वगैरह, इन सारों के साथ इनके एक वक्त में जब ये सोवियत का था तो सारों के साथ गुड रिलेशंस थे। और बाद के अंदर भी उन्होंने ये देखा कि जो वहाँ डामिन, देखिए उनकी ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ वोट तो होने नहीं है, जो डोमिनेंट होता है वो मुख्तलिफ ट्राइब्स में वो लोग उधर करते हैं, तो आप उनके साथ उसी तरह डील करते रहे। बट आई टेक योर पॉइंट एग्जैक्टली कि हमें ये देखना चाहिए हर हालत में कि हमारे जो किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर उनकी, जब अगर हम नहीं चाहते हमारे अंदर कुछ ना हो तो उधर भी नहीं होना चाहिए। बट आई एश्योर यू कि पाकिस्तान की एंडेवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यही हुई है कि वहाँ हुकूमत उन लोगों की हो जो अफगानिस्तान में डोमिनेंट हैं और उनके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हों। दैट इज वाई हम उनके 3 से 4 मिलियन रिफ्यूजीज अभी भी रखे हुए हैं, और अब हम कहते हैं कि कुछ जो अनरजिस्टर्ड हैं वापस जाएंगे, तो उसके ऊपर भी एहतजाज है। आप ये देख लें, बॉर्डर भी उन्होंने मैनेज नहीं करना, टीटीपी को भी नहीं रोकना, टीटीपी के बीएलए से भी अलायंस है, बीएलए के लोग भी कंधार के अंदर फिरते रहते हैं, बीएलए का वो असलम अच्छू या समबडी वो गॉट इंजर्ड देयर और उसका बम्बई के हॉस्पिटल में जाके इलाज हुआ। तो ये ताने बाने सारे, हम इतनी ये सादी गेम नहीं होती, बट इसके लिए सुपीरियर स्ट्रेटेजी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, थैंक यू। थैंक यू जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि पीटीआई में जो है वो क्या चल रहा है। तल्खियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कि पीटीआई में जो है वो इस वक्त क्या चल रहा है। इख्तलाफात की खबरें जो है हर आए दिन नज़र आती हैं पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान, और इसमें जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए कोई खास रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है तोशाखाना केस को भी मौखर कर दिया है, ईद के बाद जो है वो रखा है, और इस पर अलीमा खान ने काफ़ी तनकीद भी की है। फिर जुनैद अकबर कहते हैं कि ये ईद के 3 दिन जो है जेल के बाहर शायद एहतजाज भी किया जाए, फिर ईद के बाद वो एक तहरीक जो है वो लाना चाहते हैं। क्या चल रहा है हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, हम सबके सामने ही है, रोज एक नया जो है वो तमाशा लगता है और हम देखते हैं कि पीटीआई के रहनुमा आपस में जो है वो लड़ रहे होते हैं और उनके इख्तलाफात जो है वो काफ़ी पब्लिकली जो है वो सामने आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो कोई रिलीफ खान साहब के लिए वो नहीं ला सके हैं। ईद के बाद आप कोई देख रहे हैं कि कोई मीनिंगफुल तहरीक जो है वो ये चला पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे बाकी पार्टीज को, खास तौर पर JUIF के मौलाना साहब को? देखिए, कल मैं कहीं सुन रहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनका इरादा ही नहीं है 2030 तक भी बाहर आने का। खान साहब का मकसद ये था कि पॉलिटिकल शख्सियत पॉलिटिकल रास्ता अपनाती हैं, और जब वो हर सूरत में लड़ाई लड़ रहे हों, हालांकि ये भी जो है जैसे आपने कहा इख्तिलाफ भी है और 2 राय भी आई हैं कि ट्विटर में जो कल उनका शेयर हुआ जो मैसेज एक्स पे, तो वो काफी लीनियंट व्यू में भी था, उसको आप कह सकते हैं। और दूसरी राय है कि बहुत सख्त है, अभी तक वो जब उनको मौका मिला है उन्होंने फिर जारी करा दिया है। पॉलिटिकल लोगों के साथ मुलाकात का हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, लेकिन खान साहब तो चूंकि खुद खेलते हैं दोनों तरफ और अपने खिलाड़ियों को खिलाते हैं, कप्तान है तो किसी के जिम्मे लगाते हैं कि तुम डी चौक चले जाओ, किसी के जिम्मे लगाते हैं संजानी चले जाओ। अब शेर अफजल मरवत वगैरह जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक आ सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात तो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन वो जो भी होगा उसका कोई फायदा जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएंगे उन्हें भी नहीं होगा और पीटीआई को भी नहीं होगा। मतलब एक मश्क है जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं वो शायद शौक पूरा कर लें। होना नहीं चाहिए, आपको बात का रास्ता ही बनाना चाहिए। और पीटीआई की क़यादत के लिए जिस तरह फैसल फरीद को आउट कर दिया सलमान अकरम राजा साहब ने, वो उनकी अपनी वकालत की कोई लड़ाइयाँ हैं या क्या हैं जिसके अंदर वो पार्टी की सारी डिस्कशन में आ रही है। खान साहब खुद इस काम के मास्टर हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा कि वो लोगों को हर तरफ कहते हैं कि ताकि किधर से भी कोई नतीजा निकले।
लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि रिलीफ की कोई कहानी उनके पास मौजूद है। पार्टी के अंदर दो राय इसलिए बन रही हैं कि लीडरशिप जो मिलती है वो वकला है, और वकला आपस में भी तकसीम है, और वो एक दूसरे के साथ बयानात नहीं मिलते। जैसे उन्होंने बात आई कि जी सोशल मीडिया ने पीटीआई के ने कह दिया कि जी सड़कें गरमानी है, तो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि ये तो खान साहब ने बात ही नहीं की। तो अब ये एक अजीबोगरीब कहानी है कि वो जब आप जेयूआई की बात करते हैं तो जेयूआई ने तो कहा है कि 20 अप्रैल के बाद हम अपनी आमला का इजलास बुलाएंगे, और वो मौलाना फजल रहमान की जो मजलिस आमला है वो तकरीबन 2-3 दिन बैठती है, फिर फैसला करते हैं, जो मैंने देखा इनका माजी में। तो ये मई अप्रैल में तो आपको फिर जेयूआई तो नजर नहीं आ रही उनके साथ। अच्छा, ये एक और टग ऑफ वॉर जो है वो रहती है, वो ये कि कानूनी टीम जो है वो खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दिला सकी, जबकि कानूनी टीम कहती है कि सियासी क़यादत जो है उनका काम है एंगेज करना और खान साहब के लिए कोई रिलीफ लेना। इसमें आपकी क्या राय है? आपको लगता है कानूनी टीम ही इतनी वीक है या फिर जो सियासी क़यादत है वो ही कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, अगर आप कानूनी टीम की रिलीफ की बात करें, और बड़ी सख्त बात फवाद चौधरी ने कर दी कि अब वो बातें नहीं रही, यानी उन्होंने जजों के हवाले से बात सारी खोल दी छोटे से ट्वीट में। तो जितना रिलीफ खान साहब को, जितने मुकदमे हुए और जितना रिलीफ खान साहब को मिला अदलिया से शायद ही कहीं पे मिला हो। फकीदुल मिसाल मैं लफ्ज यूज करता हूँ, जो उनको रिलीफ पीटीआई को बतौर जमात और खान साहब को बतौर पार्टी के सरबराह के मिलता रहा है। लेकिन अब वो बातें, वो कहते हैं ना, वो जी गला नहीं रही हैं। अब वो बातें नहीं रही कि जज बैठे हैं और इंतजार में हैं, जज मौजूद है, अभी भी वो फिक्रे अच्छे खासे फेंकते हैं फैसले करने की बजाय। लेकिन कितना रिलीफ हाई कोर्ट से मिला है? जो मुकदमा आया उड़ा के रख दिया उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट में। अब वो जिसको कोर्ट पैकिंग कह रहे हैं, तो वो लोग भी तंग आ गए ना मुसलसल, कि जो भी कर लें आगे अदालत जीरो कर देती है। 9 मई का हो, GHQ का कोई हमला केस हो, फलां हो, वो मियाँ वाली बेस में गिराने वाले हों, मियाँ वाली बेस की दीवार, वहाँ जहाज गिराने वाले हों, वो जज साहब उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस इदारे वाले आके मेरे साथ घुस रहे हैं, और वो जो वीडियोज में एविडेंस मौजूद है उन सबकी जमानतें दे दी हैं। तो अब वो सहूलत अवेलेबल नहीं है, ये मुश्किल है खान साहब के लिए आजकल। हाजी इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने भी खैर ये बात की है इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से, हुकूमत ने इससे क्या फ़ायदा उससे लेना है? मतलब है जो इलेक्शन उन्होंने जीतने थे, मार धाड़ करनी थी, 45-47 वो कर ली, हुकूमतें बना ली, वोमेन सीटें थीं वो नहीं ले सके, और जो मतलब खान साहब जेल में हैं, और लंबी कहानी है। तो इस वक्त बड़े आराम से हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें कोई ख़तरा भी नहीं है, थ्रेट भी नहीं है, तो वो क्यों बदनामी लेना चाहती है हुकूमत? और स्पेशली जब जनाब मुशर्रफ ने इनकी जमात से क्यू लीग निकाली थी, तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे लोग PML नवाज वाले चीखे मारते थे। अब खुद वो यही काम करते हुए उन्हें लगता है ये जमहूरी काम है। सो मतलब व्हाट दे विल गेट, मतलब इससे बदनामी लेनी है इन्होंने कि पहले ऑलरेडी कोई पीटीआई इतनी बड़ी थ्रेट तो नहीं है पार्लियामेंट के अंदर कि इनको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ज़रूरत पेश है, या उनको कोई 170 के करीब कोई बंदे तो नहीं हो गए कि 2 वोट रह गए, तो लिहाजा वो किसी वक्त वो इनकी हुकूमत ना गिरा दें। तो इसके पीछे क्या थिंकिंग है? ऐसे खामखा कोई इशू बनाए रखो, को हमारे यहाँ पंजाबी में वहाँ कहते पंगा लिए रखो, ऐसे वो मतलब मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या जरूरत है आपको पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, मैंने नाम लिया आपको रऊफ भाई अफजल मरवत का जी, ये अब लेटेस्ट जो है ना, ये उनकी तरफ से आई है, जिनके अपने ऊपर उनके क्रेडेंशियल्स पे उनकी पार्टी ने इल्जाम लगाया, तो उनको साइडलाइन भी किया ना कि जी आप पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। पहले वो टीमों से निकाल दिया वकला की, फिर पार्टी से भी निकाल दिया, और ये वो धमकी लगा रहे हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक PMLN ने तो नहीं बनाना, ये तो जो फैसले कर रहे हैं उन्होंने बनाना है। पहले भी मुशर्रफ साहब जैसे जिस इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल मैं तो आपसे कहा ये कि ये कारेला हासिल होगी, क्या फायदा इस कोशिश का जिसको ना आप यूज कर सकते हैं, या तो वो अक्सरियत में टूट जाए, फिर तो वो आपके काम भी आ सकते कि जी वो उनके ऊपर अपनी पार्टी की वो अपना नया पार्लियामानी लीडर चुन लें, वो अपने फैसले खुद कर लें, फिर तो बात बनती है, अदरवाइज तो वो कोई नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि वो आम कानून साजी में तो वो वैसे भी वोट दे सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए बगैर, क्योंकि वो तो जो 2-3 स्पेसिफिक चीजें हैं ना कि आईनी तरमीम है, बजट है, अदम एतमाद है, आप उसमें वोट नहीं कर सकते, अपनी पार्टी छट के आप वो डीसीट हो जाएंगे अगर आप करेंगे। लेकिन इसका फायदा वाकई बिल्कुल कोई नहीं होने का। बात अब आई है तब जब शेर अफजल मरवत ने ये बात कही है कि जी पीटीआई को तंग करना मकसद है ना, तो फिर वो लोग जो कितने भी होंगे वो अपने हलकों में भी खराब होंगे और गवर्नमेंट के लिए भी वो किसी काम के नहीं होंगे। मैं तो इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। जो काम करने का है वो है पीटीआई की एंगेजमेंट,
वो पीटीआई अच्छा सर, ये बताइएगा वो मिलती है या नहीं? ये राना साहब, आप हम देख रहे हैं कि इतनी शदीद लड़ाई जो है ना, मेरा ख्याल है वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज होते हैं, कोई स्कूल की जमात क्लास तो नहीं होती, हर किस्म के लोग होते हैं, इख्तलाफ भी चलते हैं हर पार्टी में। हमने नवाज लीग में देखा, पीपल्स पार्टी फटे ग्रुप शुरू रहते हैं, लेकिन जितनी बदतरीन सिचुएशन पिछले 6 महीने साल से पीटीआई में देखने आ रही है, इतनी पॉपुलर सपोर्ट के बावजूद जिस तरह वकील एक दूसरे को लड़ रहे हैं, आज उसको निकाल दो, आज इसको निकाल दो, अपने तर्जमान बदल दो, इतनी बड़ी तादाद में। किसी दिन तो लगता है कि खान साहब निकालते रहे तो उसके बाद खान साहब बचेंगे और फिर अवाम उनके साथ सपोर्टर बचेंगे। दरमियान में तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी स्पीड से वकील और लोग निकलते रहे तो ये जो खान साहब का तजर्बा है ऑफ डीलिंग विद द वकील, ये कैसा रहा है आपका ख्याल है? को खान साहब खुद भी तंग होते होंगे जेल में बैठ के, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, चलो एक तो हुकूमत से लड़ूँ, एजेंसियों से लड़ूँ, मतलब है एस्टेब्लिशमेंट से लड़ूँ, और इनकी लड़ाइयाँ भी भुगता हूँ मैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 4 बंदे जाते हैं, वो सारे ये कहते हैं, फैसल चौधरी भी ये कह रहा था जनाब कि कोई ना कोई कान भारत है, शेर अफजल मरवा साहब भी ये कह रहे थे खान साहब को कोई कान भारत है। तो खान साहब इसके खुद जिम्मेदार हैं कि वो अपने कान भरने देते हैं लोगों को, या उनके पास ऑप्शन नहीं है कि इन्हीं वकीलों के जरिए केसेस लड़ने हैं उन्होंने, और तो कोई बंदे नहीं लिया, सियासी लोग उनसे मिलते नहीं है, सियासी लोग इनकी पार्टी में बल्कि बच भी नहीं गए जो खान साहब से मिलते हूँ। तो खान साहब क्या सोचते होंगे जेल में बैठ के, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ इन वकीलों में? देखिए, खान साहब ना हर ऑप्शन यूज करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं। उन्होंने देखा कि मेरे बड़े स्टारवर्ड्स जो थे वो फौरन पार्टी छोड़ के 9 मई के बाद भाग लिए, प्रेशर जरा सा भी नहीं सह सके, और फिर उन्होंने ये देखा कि वकील मुझे चाहिए भी हैं, अदालतें साथ भी दे रही थी कि जी ये गलत पर्चे हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, और उड़ा के रख दीजिए, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है। तो आज वकला और सियासतदानों का कम्बिनेशन होना चाहिए था। जो देखे ना, अब उन्होंने पार्टी का चेयरमैन असद कैसर को तो नहीं बनाया, उन्होंने तो बना दिया बैरिस्टर गौर को। उन्होंने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, फिर कहूँगा असद कैसर या किसी भी सियासी आदमी को तो नहीं बनाया। उन्होंने सलमान अकरम राजा को, जो आपने सवाल भी की कि भाई उन्होंने वकीलों पर ही तकिया किया, मेरा ख्याल है कि वो भी रिलीफ नहीं लेके दे सके, और उसकी वजह रिलीफ की ये है कि खान साहब खुद समझते हैं, शायद उनको जो लोग जाते हैं मिलते हैं या उनके जहन में आके बस एक इनकलाब आने को है, अब वो इनकलाब आते आते 2 साल के करीब उनको फंसा के बैठा हुआ है, और बल्कि हर आने वाला दिन उनके लिए नई। सर ये बताइएगा आपका, क्योंकि आप अंदर की खबरें रखते हैं, वो कहते हैं ना पूरा मोहल्ला फिरते हैं, पूरा इस्लामाबाद पावर कॉरिडोर आप फिरते रहते हैं, ये फैसल चौधरी साहब की क्या वजह बनी है इनको निकालने की? कोई ऐसा कोई फैसल चौधरी साहब, मुझे कोई ऐसा ब्रीच नज़र तो नहीं आया? वो टीवी पे आते थे, बड़े अच्छी गुफ्तगू करते थे, खान साहब को डिफेंड करते थे, जहाँ पे स्टैंड लेना था स्टैंड लेते थे, लॉजिकल बात करते। तो खान साहब उन पे क्यों तप गए हैं और उस गरीब को उठा के ग्रुपों से भी निकाल दिया, लीगल टीम से भी निकाल? व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन और असेसमेंट सर? देखिए, पहले भी वो फारिग जो हुए थे वो फवाद चौधरी की वजह से हुए थे, वो खड़े थे खान साहब के साथ वकालत के लिए हर तरह से, लेकिन फिर उनको साइडलाइन किया कि आपके भाई चले गए, फिर दोबारा किया, फिर भाई साहब तो वो अपने केस के चक्कर में वहाँ इमरान खान से मिलते हैं, उन्होंने भी बड़ी शद्दोमत से किया। लेकिन अब जो लेटेस्ट बात जो मैंने चेक की कि जी फैसल फरीद का आपने स्पेसिफिक पूछा है, तो वो ये था कि जी अक्टूबर से लेके अब तक जो मुलाकातें नहीं हो सकी सियासी रुफका की, क्योंकि दरखास्त ही नहीं दी गई हाई कोर्ट में, इस वजह से ये बड़ी इनकी कमजोरी है। अच्छा, आपको पूछे सलमान अकरम राजा ने क्यों नहीं दे दी, बैरिस्टर गौर ने क्यों नहीं दरखास्त दे दी? वो फैसल फरीद तो हर रोज हाई कोर्ट में कोई ना कोई रिट कर रहा था। तो ये इनकी वकला की आपस की जो लड़ाई और रिश्वतवानी है ना, उसने खान साहब को तंग कर दिया। अब उनको फैसला ये करना था ना कि क्या वो सलमान अकरम राजा रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल सलमान अकरम राजा जिद पे आ गए सब इनको निकलवाने के लिए। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।